First of all, I want to give you good wishes and you are most welcome for joining Effective Flying Channel। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल से जुड़ने के लिए। माई सेल्फ नंद किशोर। आई हैव completed MSc, B.Ed and C.Ted. I am a teacher and a learner. My hobby is to learn and to spread light of knowledge. I will teach you life science. Effective Flying Channel. Effective Flying Channel is a unique platform which provide you knowledge of life science as physical science, chemical science and mathematical science. As we know very well that all the sciences are very important for academic and competitive exams. Academic exams as BSc, MSc and competitive exams as NET, TGT, PGT and other one day exams। हम लोग आज अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है क्या, देन उसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। Applied and economic zoology is a branch of zoology in which we study about important animals which provide us economically important products like silkworm, larkworm और species या fishes. These are economically important animals which provide us economically important materials as silkworm provide us silk। सिल्क जो है कीमती कपड़े को बनाने में यूज किया जाता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर में देखें तो हम लोग किसका, मधुमक्खी का पालन किया जाता है। मधुमक्खी से क्या मिलता है, हनी। हनी जो है रिच न्यूट्रिएंट होता है, मधुमक्खी से हनी मिलता है। इस तरह से अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी इज ए गुड सोर्स ऑफ इनकम। इसके नॉलेज से हम लोग अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि देखा एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में पर्ल प्रोडक्शन आता है। कुछ मोलस्क हैं जिनसे कीमती पर्ल मिलता है। पर्ल जो है ज्वेलरीज में यूज किया जाता है। आइए हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि 4 यूनिट्स इसके अंतर्गत पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है पैरासिटोलॉजी, सेकंड यूनिट है वेक्टर एंड पेस्ट, थर्ड यूनिट है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, फोर्थ यूनिट है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। एक एक करके सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिटेल में पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट पैरासिटोलॉजी। यूनिट सेकेंड वेक्टर एंड पेस्ट, वेक्टर एंड पेस्ट। यूनिट थर्ड में पढ़ना है यूनिट थर्ड एनिमल ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। यूनिट फोर्थ में वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो 4 यूनिट्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला यूनिट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या है? पैरासिटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट्स, काजेस, डिजीज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इस तरह से हम लोग इसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके सिम्टम्स और उनसे कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को, उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो एक एक कर हम देखते हैं कि पैरासिटोलॉजी में किन किन पैरासाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पैरासिटोलॉजी branch of zoology in which we study about parasites. अब यह क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स parasites are those animal which depend on other animals for shelter and food। ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर भोजन और आवास के लिए डिपेंड होते हैं क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स harm other animal। Other animal is referred as host। Animal on which parasites are found referred as host। Host। Parasite harms host whereas host does not harm parasite। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। इक्टो पैरासाइट, दूसरा इंडोपैरासाइट। पैरासाइट्स which found outside of the other body या parasites which found external surface of the other body referred as ectoparasite। For example, louse या जू, लीच, these are external parasite या ectoparasite। Endoparasite, parasites which are found inside other animal body is referred as endoparasite। For example, Plasmodium, amoeba, etc., trypanosoma, these are endoparasites। Ectoparasites, example, louse, leech, endoparasite, Plasmodium, Plasmodium is a protozoan। It is a unicellular animal। Plasmodium causes malaria। इसके कारण मलेरिया होता है। इसके दो होस्ट हैं, मॉस्किटो एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये हो गया एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। अब देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। इसमें 3 पैरासाइट्स रखे गए हैं। पहला है ट्रिपेनोसोमा, सेकेंड है जियार्डिया और बाउचेरिया। ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया and Boucheria। Trypanosoma and Giardia belongs to phylum Protozoa। फर्स्ट आपको पढ़ना है ट्रिपेनोसोमा। सेकेंड पढ़ना है जियार्डिया और थर्ड पढ़ना है बाउचेरिया। Trypanosoma and Giardia belongs to phylum Protozoa। प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। ये सिंपलेस्ट एनिमल है जो कि फाइलम प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। बाउचेरिया निमेटोड है, निमेटोडा, जो कि रखा गया है फाइलम निमेटोडा या
एस्केलमेंथिस में। इस तरह से इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ट्रिपेनोसोमा काजेज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, या अफ्रीका में, अफ्रीकन लोगों में यह देखा जाता है स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका। उसके बाद आता है जियार्डिया, जियार्डिया काजेज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, इससे इंटेस्टाइनल में डिस्टर्बेंस होता है एज अ डायरिया, इससे क्या होता है डायरिया, इंटेस्टाइनल डिजीज डायरिया। उसके बाद आता है बाउचेरिया, थर्ड आपको बाउचेरिया पढ़ना है। बाउचेरिया काजेज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इससे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मीन्स यह लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, इसके बारे में पढ़ना है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। इस तरह से पैरासिटोलॉजी में इनकी लाइफ साइकिल, काजेज, डिजीजेज, सिम्टम्स और प्रिवेंशन और कंट्रोल को पढ़ना है। ठीक है, तो किसी भी एनिमल को पढ़ते समय सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होता है, सिस्टेमैटिक पोजीशन, किसी भी एनिमल को पढ़ते समय सबसे पहले सिस्टेमैटिक पोजीशन, सिस्टेमैटिक पोजीशन जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सेकेंड आता है आपका होस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका होस्ट क्या है, होस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होता है। थर्ड मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं। फिर फोर्थ हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी। फिर फिफ्थ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। फिर नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो इस तरह से सबसे पहले सिस्टेमैटिक पोजीशन में हमको क्या पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। इस तरह से हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिपेनोसोमा, फिर जियार्डिया, फिर बाउचेरिया। इस तरह से पैरासिटोलॉजी में आपको 3 पढ़ने हैं। फिर आपका आता है सेकेंड यूनिट वेक्टर एंड पेस्ट। देखते हैं वेक्टर और पेस्ट होते क्या हैं और कौन कौन से वेक्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से पेस्ट पढ़ने हैं, उनका क्या पढ़ना है। ठीक है, यूनिट सेकेंड आपका है वेक्टर एंड पेस्ट। सबसे पहले देखेंगे वेक्टर होता क्या है। वेक्टर एंड पेस्ट, पेस्ट्स। Vectors are those animal which spread microorganisms or disease, ऐसे एनिमल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज, mosquitoes are vector spread disease as malaria through plasmodium. It spreads protozoans Plasmodium is a protozoan, simplest animal, and it is a parasite. It is placed in phylum Protozoa. Plasmodium causes malaria.
मलेरिया। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया। इसके 2 होस्ट होते हैं, ह्यूमन और मॉस्किटो। इस तरह से वेक्टर हो गया। पेस्ट्स, पेस्ट्स क्या होते हैं? पेस्ट्स आर एनिमल विच डिस्ट्रॉय फूड मटेरियल एंड प्लांट्स। ऐसे एनिमल जो फूड मटेरियल और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं क्या कहलाते हैं? पेस्ट्स। ऑल पेस्ट्स आर इंसेक्ट्स। सभी पेस्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। तो पेस्ट क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो डिस्ट्रॉय करते हैं फूड मटेरियल और प्लांट्स को पेस्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल गंधी बग, गंधी बग, लेप्टोकोरिसा, बाइकॉर्निस, यह क्या है? पेस्ट है। पायरिला परपुसिला, पायरिला परपुसिला, यह भी क्या है? पायरिला परपुसिला, यह भी पेस्ट है जो कि शुगर केन का पेस्ट है। शुगर केन लीफ हॉपर इसी को बोलते हैं, शुगर केन लीफ हॉपर। तो इस तरह से हमने देखा कि वेक्टर क्या होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं। वेक्टर वह एनिमल्स जो दूसरे स्मॉल एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? स्प्रेड कहलाते हैं। हाँ, हाउस फ्लाइज भी क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं। और पेस्ट्स दोज एनिमल्स विच डिस्ट्रॉय फूड मटेरियल एंड प्लांट्स क्या कहलाते हैं? पेस्ट्स। गंधी बग या लेप्टोकोरिसा बाइकॉर्निस क्या है? पेस्ट है। इसका होस्ट प्लांट क्या है? पैडी। पैडी क्या है? होस्ट। उसके बाद पायरिला परपुसिला, यह किसका पेस्ट है? शुगर केन। शुगर केन या गन्ने का पेस्ट है। इस तरह से हमने देखा कि वेक्टर क्या होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। गंधी बग पढ़ना है, पायरिला परपुसिला के बारे में पढ़ना है, रोडेंट्स के बारे में पढ़ना है, पहला तो यही पढ़ना है, सेकंड ये पढ़ना है, थर्ड रोडेंट्स, फोर्थ टर्माइट या दीमक जो कि लकड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं। रोडेंट्स ऐसे एनिमल जो कि ऑर्डर रोडेंटिया में रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल रैट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। रोडेंट्स ऐसे एनिमल हैं जो ऑर्डर रोडेंटिया में रखे गए हैं। टर्माइट पढ़ना है। उसके बाद आपको लास्ट मॉस्किटो पढ़ना है। मॉस्किटो यहाँ लिख दे रहे हैं, मॉस्किटोज। इस तरह से इनके बारे में पढ़ना है। गंधी बग, मॉस्किटो, पायरिला परपुसिला, रोडेंट्स, टर्माइट, इनके बारे में पढ़ने हैं। ये आपके क्या है? यह जो है वेक्टर है। मॉस्किटोज आर वेक्टर, गंधी बग पेस्ट है, पेस्ट, यह भी क्या है? पेस्ट है। और रोडेंट्स क्या है? ऑर्डर रोडेंटिया में रखे गए हैं। इनके इंसीजर टीथ डेवलप होते हैं। ये फूड मटेरियल्स को या प्लांट्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। टर्माइट
यह कीमती लकड़ियों को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। वुड को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरह से इनके बारे में पढ़ना है। अब हम देखते हैं किसी भी एनिमल को पढ़ते समय सबसे पहले क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हम सिस्टेमेटिक पोजीशन पढ़ते हैं। सिस्टेमेटिक पोजीशन, फिर होस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टेमेटिक पोजीशन। इसमें उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है, फिर उसका होस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका होस्ट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कहाँ पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड फिर हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। फोर्थ फिजियोलॉजी। देखते हैं। फिर डैमेज, सिक्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इस तरह से हम लोग किसी भी एनिमल को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिस्टेमेटिक पोजीशन, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर उसका होस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे पाया जाता है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि एक्सटर्नल फीचर क्या है उसका, कैसे दिखता है, उसके बाद फिजियोलॉजी, उसकी फंक्शनल मैकेनिज्म को देखते हैं, देन डैमेज, किसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से वेक्टर और पेस्ट हो गया। फिर थर्ड यूनिट आती है आपका एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग मीन्स breeding of animals. Animal breeding is the process of selective mating of animals. मैटिंग का प्रोसेस है, इसको हम देखते हैं। उसके बाद कल्चर। कल्चर क्या होता है? कल्चर rearing of economically important animals. rearing या कल्चर of economically important animals referred as culture. As apiculture, second sericulture, third aquaculture, lake culture, fourth aquaculture, sixth fishery, सिक्स्थ आता है आपका पोल्ट्री। कल्चर में हमको सबसे पढ़ना होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? रियरिंग या कल्चर ऑफ हनी बी। हनी बी का पालन करना है, यानी मधुमक्खी पालन को ही क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्यों किया जाता है? फॉर प्रोडक्शन हनी को पाने के लिए हम हनी बीज का पालन करते हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? एपीकल्चर। इस तरह से सेरीकल्चर, कल्चर ऑफ सिल्कवर्म। क्या ऑब्टेन होता है?
सिल्क ऑब्टेन होता है। इसी तरह से लाख कल्चर, कल्चर ऑफ लाख इंसेक्ट, दैट इज केरिया लक्का। लाख इंसेक्ट, लाख इंसेक्ट का कल्चर करना ही क्या कहलाता है? लाख कल्चर। इससे हमें क्या ऑब्टेन होता है? लाख। लाख यूज्ड एज अ सीलिंग मटेरियल इन पोस्ट ऑफिसेस एंड एग्जामिनेशन कॉपीज आर आल्सो सील्ड विद द हेल्प ऑफ लाख। इस तरह से लाख कल्चर में हम लोग लाख इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ पर्ल, ऑयस्टर, स्टर, जिससे हमें क्या मिलता है? पर्ल या मोती। कुछ मोलस्क हैं जैसे कि ऑयस्टर, इनसे हम किसका प्रोडक्शन करते हैं? पर्ल का। पर्ल ज्वेलरीज में यूज होता है, आभूषण बनाने में यूज होता है, कीमती होता है। इसके बाद फिशरी सभी जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फिश या कल्चर ऑफ फिश। फिशरी के अंतर्गत हम लोग फिश का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। और पोल्ट्री, पोल्ट्री में हम लोग किसका? कल्चर ऑफ हैन, इसमें हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, यह भी गुड सोर्स ऑफ मीट, ठीक है। ये क्या है? गुड सोर्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, प्रोवाइड मीट, hence provide meat, meat is used as a food material। इस तरह से हमने देखा कि कल्चर में हमको इतने कल्चर पढ़ने होते हैं: एपी कल्चर, सेरी कल्चर, लाख कल्चर, एक्वा कल्चर, फिशरी एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो एपी कल्चर क्या है? रियरिंग या कल्चर ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन हनी। सेरी कल्चर, रियरिंग या कल्चर ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क जो है कपड़े बनाने में यूज किया जाता है, काफ़ी कीमती होता है। लाख कल्चर, लाख इंसेक्ट का पालन करना ही क्या कहलाता है? लाख कल्चर। उससे ऑब्टेन होता है लाख, यह सीलिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। फिर आता है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में हमने देखा कि पर्ल प्रोडक्शन होता है, कुछ मोलस्क हैं जिनसे, जैसे ऑयस्टर हो गया, इनसे हमें मोती मिलती है। फिशरी में हम लोग फिश का कल्चर करते हैं, और या फिशेज जो होते हैं गुड सोर्स ऑफ फूड, ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इस तरह से पोल्ट्री, पोल्ट्री में हम लोग hen का कल्चर करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, यह भी गुड सोर्स ऑफ मीट, मीट इज़ यूज्ड एज अ फूड मटेरियल। इस तरह से यूनिट 3 में हमको यही पढ़ना है। और किसी भी एनिमल का हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कल्चर क्या है। व्हाट इज़ कल्चर? व्हाट इज़ कल्चर? व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर क्या है? फिर हम देखते हैं सिस्टेमैटिक पोजीशन, मैटिक पोजीशन ऑफ दैट एनिमल। थर्ड हम देखते हैं उसका जूलॉजिकल नाम, जूलॉजिकल नेम। देन हम देखते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम देखते हैं उसकी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? कल्टीवेशन प्रोसेस, कल्टीवेशन प्रोसेस क्या प्रोसेस है, कैसे हम उसका कल्टीवेशन करें। फिर देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट,
तो इस तरह से हम लोग किसी भी एनिमल की डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल्चर। कल्चर होता क्या है, जैसे कि सेरीकल्चर हो गया। सेरीकल्चर जी रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। तो इस कल्चर में हम लोग सिल्क वर्म का कल्चर करते हैं या सिल्क रेशम के कीड़े का पालन करते हैं। सबसे पहले उसका हम लोग सिस्टेमेटिक पोजीशन करेंगे, फिर उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, देन कॉमन नेम क्या होता है उसका, फिर हिस्ट्री देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद लाइफ साइकिल देखेंगे, उसकी लाइफ साइकिल कैसे है, कौन कौन से स्टेजेस पाए जाते हैं। कल्टीवेशन प्रोसेस, कल्टीवेशन करने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम सिल्क को ऑब्टेन करें या कैसे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करें, उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखते हैं कि जो मटेरियल ऑब्टेन होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। इस तरह से हम लोग यूनिट 3 में इसको देखते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको पढ़ना होता है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भारत में जीवों की क्या स्थिति है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना होता है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, जिसमें आपको पढ़ने होते हैं इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, धरती पर से कुछ जीव ऐसे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सेंचुरी इन इंडिया, इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज, सेंचुरीज ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना होता है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल पार्क को पढ़ना होता है। इसमें भी एनिमल्स को क्या होता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। किसमें, नेशनल पार्क्स और सेंचुरी में। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कौन कौन से हैं। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क is established in 1936 in उत्तराखंड, या उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्टेब्लिश्ड है हेली नेशनल पार्क, या इसी को क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसी को क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। 1936 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है इन सेतु एंड इक्सेट कंजर्वेशन, इन सेतु एंड इक्सेट कंजर्वेशन, इन सेतु एंड इक्सेट कंजर्वेशन, इन सेतु एंड इक्सेट कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। इन सेतु उनके नेचुरल प्लेस में उनको क्या किया जाता है, कंजर्व कर दिया जाता है। इक्सेट उनको किसी दूसरे जगह पे क्या होता है, उनके नेचुरल प्लेस से हटा के, जैसे
जू में इनको कंजर्व किया जाता है, तो कैसे हुए, एक सेतु कंजर्वेशन। जबकि नेशनल पार्क्स और जो सेंचुरी होते हैं कैसे, इन सेतु कंजर्वेशन। और जूज कैसे होते हैं, चिड़ियाघर, उसमें जीवों को कहीं से लाकर पर्टिकुलर दूसरे स्थान पे कंजर्व कर दिया जाता है, तो एक सेतु कंजर्वेशन हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च्ड फॉर एनिमल प्रोजेक्ट्स launched for animal conservation। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ना है जो कि लॉन्च किए गए हैं किसी इंडेंजर्ड स्पीसीज जिनकी संख्या कम होती जा रही है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए जिन्हें प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे लायन प्रोजेक्ट हो गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया, तो इनकी संख्या घटती जा रही थी, तो उनको सिक्योर करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना दिया, इसके बारे में पढ़ना है। इस तरह से 4 यूनिट कंप्लीट होता है इकोनॉमिक जूलॉजी में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।